बच्चों, आप में से मेरे को कोई जानता है क्या? जानते हो? कैसे जानते हो? यूट्यूब से जानते हो। और आप अभी जानते हो। ठीक है, तो मेरा नाम वैसे शिलिन है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी, अगर आप मेरे को नहीं जानते, तो मेरा नाम शिलिन है। और मैं आपका जो पेपर टेकअप करूंगा वो है पेपर नंबर 2, दैट इज फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका ये पेपर होता है और ये मेरा स्पेशलाइजेशन होता है। आप मेरे को जानते हो तो आपको पता ही है कि अकाउंट्स ही मेरा मेन स्पेशलाइजेशन है। अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारे मेरे स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो आपका जो पेपर है, आपको अपने पेपर के बारे में कुछ पता है? पेपर पैटर्न के बारे में, कुछ वेटेज के बारे में नहीं पता? तो आपका बच्चों जो पेपर है वो है कितने मार्क्स का? ये 100 मार्क्स का पेपर है। लिखना नहीं अभी, ठीक है? ऐसे सब आपके किताब में दिया हुआ है, मैं अभी खाली आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो ये आपका जो पेपर 2 है ये 100 मार्क्स का है। इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसको हम बोल देते हैं FFCA शॉर्ट में, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें इसका मतलब आपको दो चीजें पढ़नी है। क्या क्या दो चीजें पढ़नी है? एक आपको पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक आपको पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें जो आपका ब्रेकअप दिया हुआ है आपके इंस्टीट्यूट ने, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेजर है, आपका वेटेज है इसके अंदर। कितने मार्क्स का वेटेज है? 70 मार्क्स का वेटेज है। और आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो वेटेज है ये 30 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है। और आपका जो पूरा CMA फाउंडेशन का पेपर होगा वो पूरा क्या होगा? MCQ बेस्ड होगा। ये तो आपको पता लग गया होगा, मेरे ख्याल से आपने कल की भी क्लास अटेंड की है, तो अली सर ने भी आपको बता दिया होगा कि दिस विल बी 100% MCQ। और जो इसका पैटर्न रहता है, इसमें आपके बेसिकली 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस होते हैं 2-2 मार्क्स के। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, ये आपका पेपर रहता है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि हमें लगे सर ये MCQ है, 50 क्वेश्चन ही तो आने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें अच्छे से मेहनत करनी है इस पूरे पेपर में। आपका ठीक ठाक सिलेबस है, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। कुछ पुरानी 11th 12th की चीजें भी होंगी, कुछ आपके हो सकता है नई भी चीजें हों, तो आपको सब कुछ यहाँ पे करना है। तो आप 12th में सब मेरे ख्याल से कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, ठीक है? तो एक बार जरा ऑनलाइन बच्चों को भी देखें। तो मैं मान के चल रहा हूँ हमारे ऑनलाइन वाले भी जो बच्चे सब कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ छुड़वाऊंगा या ऐसा बोल दूंगा कि अरे ये तो 11th में पढ़ा, ये 12th में पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक आपको मेरे को एक आइडिया रहेगा कि ठीक है आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ के आए हो 11th 12th में। तो आपका क्या है कि कुछ आपके सिमिलर चैप्टर्स भी होंगे और कुछ आपके नए चैप्टर्स भी होंगे। अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो अब सवाल उठा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कभी आपने सुना है? ये सब्जेक्ट सुना है कभी? 11th में आप पढ़ते थे तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कई सारे हम पढ़ते थे भाई, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। ऐसा कुछ याद नहीं है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग यस आपने पढ़ा कभी नहीं होगा, ये आपके लिए एक नया है। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता है जो 12th के बाद ही पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि CMA फाउंडेशन लेवल में कोई आपको हाई फाई कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़नी, बहुत बेसिक लेवल की चीज हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट क्या होती है, किस किस प्रकार की कॉस्ट होती है, इस तरह के हम बहुत बेसिक बातें पढ़ेंगे। और प्रैक्टिकली बस एक ही प्रैक्टिकल चैप्टर इसमें रहता है। जो मेजर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पोर्शन है वो आपके CMA इंटर लेवल पे, CMA फाइनल लेवल पे वहां पे आता है। वहां पूरा आप कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हो। तो यहाँ बड़ा 30 मार्क्स की वेटेज है, बड़ा बेसिक लेवल का सब कुछ है। ठीक है, तो बताओ भाई, गेस करो हम कहां से शुरुआत करेंगे? हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से शुरुआत करेंगे, ठीक है? कॉस्ट अकाउंटिंग हम बाद में कर लेंगे। तो पहले हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपना हाथ बटाएंगे। चलो जी, तो भाई बताओ तैयार हो? रेडी हैं? तो आप रजिस्टर्स लाए हो अपने, कुछ एक रजिस्टर लाए हो? तो मैं आपको बता देता हूं भाई हम अकाउंट्स कैसे पढ़ते हैं अपने RKG इंस्टीट्यूट में। अकाउंट्स पढ़ने का हमारा एक तरीका है। तो देखो, आपको बेसिकली 2 रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं। 2 रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं। एक रजिस्टर जो आपका रहेगा वो थोड़ा पतला हो सकता है। आप जो रजिस्टर आज लाए हो इसको रजिस्टर नंबर 1 बोल दो। ये हो गया थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट।
थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, जिसमें जो भी थ्योरी वगैरह है वो भी हम लिखेंगे, कॉन्सेप्ट है वो भी लिखेंगे। इसका पर्पस क्या है, अलग थ्योरी और कॉन्सेप्ट का रजिस्टर मेंटेन करने का। इसके पीछे का बड़ा सिंपल लॉजिक है, जब एग्जाम से एक दिन पहले आप रिवाइज करोगे तो आपके पास क्या होगा, अगर आपने एक ही रजिस्टर में सब कुछ कर रखा है कि भाई नोट्स भी आपने वहीं बना रखे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपने वहीं कर रखी है, तो जब आप रिवाइज करोगे तो आप एक एक चीज तो नहीं देख सकते, आपके पास टाइम नहीं होगा। तो इसका फायदा क्या रहता है, जब आपके पास थ्योरी और कॉन्सेप्ट एक जगह रहता है तो यू कैन क्विकली रिवाइज, फटाफट पढ़ने पलटे सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट एक जगह मिल जाता है। तो इसके अलावा ये आपके थ्योरी और कॉन्सेप्ट रजिस्टर रहेगा, और जो आपका सेकंड रजिस्टर रहेगा ये कोशिश करना थोड़ा मोटा बना लेना एज कंपेयर टू फर्स्ट रजिस्टर। इसको हम बोलते हैं बच्चों प्रैक्टिस रजिस्टर। दिस इज आवर प्रैक्टिस रजिस्टर। तो इसके नाम से आपको समझ आ गया, इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहले बात क्लियर हो गई। तो मैं आपको बताता हूं भाई, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ नोट्स। मैंने अपने सीए फाइनल में, अगर मैं बोलूं अपनी सीए फाइनल में, मैंने लॉ और ऑडिट जैसे पेपर खुद स्टडी करे हैं विदाउट एनी क्लासेस और एनीथिंग, और मैंने सब कुछ रिलाई किया अपने खुद के नोट्स पे। मैं एक एक पढ़ता था, उसके नोट्स बनाता था, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है। सिर्फ सीए में भी नहीं, मैंने जहां पे भी पढ़ाई करी है अपने 12th से लेके आगे तक मैंने नोट्स पे बहुत रिलाई किया है। इवन जो मैंने क्लासेस वगैरह मैं अपनी करता था वहां पे जो नोट्स होते थे वो मुझे बहुत हेल्प करते थे। तो मेरा एक बड़ा सिंपल फंडा है कि जो भी नोटिंग करे, कोई आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा कि मैं टाइप करके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूं। सब मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूंगा और आप मेरे साथ साथ लिखोगे। इससे आपको भी फायदा होगा, एक तो आप अपना ही लिखा हुआ रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ क्या होगी, आपको नींद नहीं आएगी। भाई कितना भी कर लो, क्लास में कभी कभी नींद आ ही जाती, क्या कर सकते हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो अगर आप थोड़ा लिखते रहोगे, हाथ चलते रहेंगे आपके, तो आपको नींद नहीं आने की, तो ये थोड़ा फायदा रहेगा। तो हम लोग सब कुछ नोट्स बनाएंगे क्लास में, ठीक है। तो आज जो आप रजिस्टर कैरी कर रहे हो उसको आप कौन सा रजिस्टर बना लोगे, कॉन्सेप्ट रजिस्टर, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चों भी, आपके लिए भी ऑफ कोर्स ये सारी बात है, आप भी ध्यान रखो, 2 रजिस्टर्स मेंटेन करने, वन इज योर कॉन्सेप्ट रजिस्टर, वन इज योर प्रैक्टिस रजिस्टर। तो पहली तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी बात, आप लोगों के पास इंस्टीट्यूट की किताबें आ गई हैं, अभी आ चुकी, आपके पास भी आ गई है, अभी नहीं आई, ऑर्डर करनी है अभी आपको। तो डोंट वरी, हमारा जो पढ़ाई रहेगी, देखो सिंपल बात है, बिकॉज दिस इज योर एमसीक्यू पेपर, ये एमसीक्यू है, और एमसीक्यूज कौन बनाने वाला है, ना मैं बनाने वाला हूं ना कोई और बनाने वाला है, ये आपका इंस्टीट्यूट ही बनाएगा। तो वो कहां से बनाएगा, ऑफ कोर्स अपनी किताब से बताने वाला है वो, कहीं इधर उधर से तो बनाएगा नहीं। तो हमारा जो स्टडी रहेगा इस वजह से 100% आपके स्टडी मटेरियल बेस्ड रहेगा। कोई पॉइंट नहीं है कि मैं आपको इधर उधर की किताबें बोलूं, ये पढ़ो वो पढ़ो, फालतू में आपका भी टाइम खराब करूं, कोई पॉइंट नहीं है। तो हमारी जो स्टडी रहेगी 100% आपके ही इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की रहेगी। अच्छा, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, फुल फॉर्म, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। तो ये आपका मंदिर है, अब ये समझ लो, अब आपका आगे तक ये मंदिर है, तो आपकी मंदिर की ही किताबें आपको पढ़नी है। तो हम 100% स्टडी मटेरियल पढ़ाई करेंगे। अब आपकी जो स्टडी मटेरियल है, मैं आपके साथ क्यों चर्चा कर रहा हूं, आपने कभी देखी अभी स्टडी मटेरियल अभी पन्ने पर लट के कुछ देखे आपने, नहीं देखे, ठीक है, कोई नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं आपको करवाऊंगा सब। लेकिन आपके स्टडी मटेरियल में स्पेशली जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, जो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, उसमें अगर आप देखोगे तो खूब सारे इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस दे रखे हैं। इलस्ट्रेशंस हो गए, क्वेश्चंस हो गए, और ये इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ये प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भाई ठीक है, आपको एमसीक्यू तो करने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ अपना दायरा इतना लिमिटेड कर देना कि नहीं नहीं हम क्वेश्चन करेंगे तो सिर्फ एमसीक्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको फोकस करना है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। एमसीक्यू की क्या खासियत होती है कि वो किसी भी कोने कोने से बन सकता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चलो एक सेलेक्टिव टॉपिक से ही बनता है, लेकिन जब एमसीक्यू की बात आती है वो कोई भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से बन सकता है। इसलिए इंस्टीट्यूट ने आपके स्टडी मटेरियल में बड़े क्वेश्चंस भी डाले, एमसीक्यूज भी डाले, हर वैरायटी के क्वेश्चंस डाले। इसका मतलब आपका इंस्टीट्यूट चाह रहा है कि आप इसको प्रैक्टिस करो। तो हम लोग ऐसा नहीं कि खाली एमसीक्यू करेंगे, ऑफ कोर्स एमसीक्यू करेंगे, हमारे टेस्ट भी होंगे वो भी एमसीक्यू होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की भी आपकी किताब से।
ताकि एक ही उसका फायदा है कि हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीख जाए, ठीक है। दूसरा इसका फायदा ये होगा, मैं आपको ये एक और फायदा बता देता हूं, आप जब नेक्स्ट सीएमए इंटर लेवल पे जाओगे, वहां पे जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है ना, वो वापस से यही सब है, मतलब दिस प्लस और नई चीजें हैं। तो अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा, तो आपको सीएमए इंटर का जो आपका काम है ना, वो हल्का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सीएमए इंटर विल नॉट बी अ एमसीक्यू बेस्ड पेपर, इट विल बी अ फुल सब्जेक्टिव पेपर। तो इसलिए आपका फायदा ये भी होगा कि वहां पे आप जब करोगे, यहाँ पे आप मेरे साथ साथ जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तो वहां का भी आप ऐसा मान लो कि आपके साथ साथ पार्शियली सीएमए इंटर की भी तैयारी हो रही है। तो एक तीर से आप काइंड ऑफ दो निशान मार रहे हो, ठीक है। तो प्लीज मुझको कभी ये नहीं बोलना कि सर अरे एमसीक्यू पेपर है, ये है, आप ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, वो क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। मैं अपनी जजमेंट के हिसाब से आपको क्वेश्चन सारे वैरायटी ऑफ कराऊंगा, बिकॉज ये आपका इंस्टीट्यूट ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये इंस्टीट्यूट बोल रहा है, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। तो चलो फटाफट से ऑनलाइन वाले बच्चे फटाफट बोलो रेडी सर, हम आपकी सारी बात समझ गए, अब हम तैयार हैं। अगर आपके कोई मन में सवाल आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, हमारी क्लास का शेड्यूल आपको पता है? क्लास का शेड्यूल पता है? ट्यूसडेज, थर्सडे, सैटरडेज 10:30 to 12 के अराउंड आपकी 1 to 1.5 आवर्स की क्लासेस रहेंगी तीनों दिन, ठीक है। तो कोई मन में सवाल बिफोर मैं स्टार्ट करूं अपनी मेन चर्चा? कोई डाउट वाउट आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार फटाफट से प्लीज बोलो कि रेडी हो। चलो जी, तो ठीक है, बीच बीच में हम डाउट्स देखते रहेंगे, अगर आपके मन में कुछ आएंगे तो आप अपने फ्रेश पेज पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट रजिस्टर, ऑफ कोर्स आज तो आपके पास एक ही रजिस्टर है। तो आज हम बड़ा बेसिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, बहुत ही बेसिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है, लिखो, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चलिए जी, आयुष भी हमारे साथ आ चुके हैं, तो गुड मॉर्निंग आयुष। चलो, तो मुझे आप बताओ पहले, अकाउंटिंग जब मैं वर्ड बोलता हूं तो आप क्या समझते हो? अकाउंटिंग सिंपल हिंदी में बता सकते हो, कोई मैं आपसे टेक्निकली नहीं पूछ रहा, आप सिंपल बताओ, जब मैं अकाउंटिंग बोलता हूं तो आप क्या समझते हो? मन में जो भी आ रहा हो बताओ। आप कुछ तो पढ़ के आए हो अकाउंट, जब आप कॉमर्स से आए हो, तो ऐसा तो नहीं अब आपको पता नहीं अकाउंट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है। तो आपके मन में क्या आता है? कोई शब्द हिंदी का आता हो या कोई बिल्कुल कुछ भी आता हो, कुछ आता है मन में? अच्छा, आपके मन में आता होगा लेकिन अभी दिमाग में शायद आ नहीं रहा होगा, मैं बोलता हूं हिसाब किताब। ऐसा कुछ मन में शब्द आता है, हिसाब किताब, है ना? सही लग रहा है? तो भाई उस सिंपल में एग्जांपल देता हूं, लिखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा बेस बना देता हूं। मान लो आज मैंने सोचा यार मैं आज कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। बिजनेस का मतलब समझते हो आप लोग, है ना? मैं आज कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। मुझे फुटवेयर्स का बड़ा शौक है, जूते, चप्पल, सैंडल्स, इस तरह की चीजों का शौक है। तो मैं सोचता हूं भाई जब मुझे इसका शौक है, मुझे इन चीजों का क्रेज है, मुझे खुद भी खरीदना पसंद है, तो मैं क्यों ना फुटवेयर्स का एक बिजनेस स्टार्ट करूं। तो मैंने क्या किया, कई सारे लोकल वेंडर्स पकड़ लिए, कई सारे लोकल वेंडर्स, छोटे छोटे वेंडर्स पकड़ लिए जो जूते, चप्पल, फुटवेयर्स बनाते हैं। और मैंने बोला भाई मैं आपसे बल्क में खरीदूंगा जूते, चप्पल। और फिर मैंने अपनी एक बड़ी फैंसी सी दुकान बना ली और इन जूते चप्पल को लिया, उनको फैंसी पैकिंग दे दी, सब कुछ कर लिया, और आगे मैंने इसको बेचना शुरू कर दिया अपनी दुकान से। तो बताओ सिंपल बिजनेस बन गया ना, कि एक तरफ मैंने खरीदा, दूसरी तरफ मैंने बेचना शुरू किया। तो अब मेरा ये जो बिजनेस है, सिंपल बिजनेस आइडिया है, बिल्कुल सिंपल बिजनेस आइडिया, लेकिन ये बिजनेस आइडिया चल गया बढ़िया। मेरा आज स्टार्ट हुआ बिजनेस, चलता गया 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 चलता गया, पूरा 1 साल खत्म हो गया भाई। और 1 साल मेरा बढ़िया बिजनेस चलता रहा। मैंने दुकान भी सेटअप करी, मैंने अपनी दुकान में लोगों को भी लगाया, मैंने अपनी दुकान में कैशियर को बिठाया, मैंने अपनी दुकान में सेल्समैन को बिठाया, बहुत कुछ किया मैंने अपनी मशीन लगाई, कुछ फर्नीचर्स लगाए, बहुत कुछ किया, लाइटिंग करी, सब कुछ किया। अब खुद सोचो इस दौरान मैंने कितनी सारी चीजें करी होंगी,
मैंने पूरे 1 साल जब बिजनेस किया, जूते चप्पल बेचे, मैंने कितनी सारी चीजें की होगी। मैंने कई सारे वेंडर से जूते चप्पल खरीदे होंगे, किसी से कैश में खरीदा होगा, किसी से उधार पे खरीदा होगा। सिमिलरली जब मैंने बेचा होगा तो कुछ कस्टमर्स को मैंने कैश पे बेचा होगा, और कुछ जो मेरे पुराने जान पहचान के कस्टमर है जिनको मैं कई सालों से जानता हूं, कुछ को मैंने उधार पे भी बेचा होगा। तो कई सारी चीजें मैंने करी होगी। इसके अलावा जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, बताओ बिजनेस स्टार्ट करते तो क्या लगाते हैं? कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है हमको, कुछ कैपिटल लगानी पड़ती है। कहते हैं ना हम कैपिटल इन्वेस्ट करा मैंने बिजनेस में। तो मैंने कैपिटल लाया, कैश में पैसा लाया, बैंक में भी पैसा पड़ा हुआ था, मैंने इधर उधर से पैसे कमाए, मैंने बहुत कुछ किया। मैंने अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को सैलरीज दी, मैंने रेंट दिया, मैंने बिजली के खर्चे किए। आप मन में सोचो कितने, अगर यहाँ पे भी अगर आप इस क्लास में बैठे हो तो दिख रहा होगा कि अरे सर यहाँ कितने सारे खर्चे हैं। लाइट, पंखे, एसी चल रहे हैं तो बिजली का खर्चा है ना। ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का रेंट है। यहाँ पे टीचर्स है, कई सारे टीम मेंबर्स हैं, उनकी सैलरीज हो गई, उनकी जो भी फीस वगैरह हो गई। स्टूडेंट्स आते हैं इतने सारे, कोई फीस देते हैं, कोई ऑनलाइन फीस देता है, कोई कैश में फीस देता है। तो कितनी सारी ट्रांजैक्शन होती है। मेरे वर्ड पे फोकस किया, मैंने बोला कितनी सारी ट्रांजैक्शन होती है। अब एक बात बताओ, 1 साल पूरा खत्म हो गया, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए क्या पॉसिबल है कि मेरे को सब कुछ पता हो कि पूरे 1 साल में मैंने क्या क्या ट्रांजैक्शन करी, मैंने कितना कैश कमाया, मेरे पास कितना कैश किस किस से आया, मैंने किस किस को कितना कैश पे किया, मैंने किस किस को बैंक से पेमेंट करी, मेरे को किस किस वेंडर को पैसा देना है, कितनी मेरी उधारी है, मेरे पास कितने सारे फर्नीचर पड़े हैं, मेरे पास क्या मशीन है, मैंने कितने एम्प्लॉयज को क्या क्या सैलरी दी, मैंने कितने रेंट दिए। इतनी सारी चीजें आप भी सुन के थक गए होगे, क्या क्या बोल दिया सर आपने। लेकिन क्या किसी ह्यूमन के लिए पॉसिबल है कि इतना ध्यान रखा जाए? नहीं। लेकिन मेरे को ध्यान रखना जरूरी है। आज अगर मैं खड़ा हूं तो मुझे अपनी सारी पोजीशन क्लियर होनी चाहिए कि भाई मैंने क्या क्या किया। भाई मैंने दुकान चलाई, बिजनेस चलाई, तो मैंने मुनाफा कमाया भी कि नहीं कमाया, कि मैं बस नुकसान करता गया। अब मेरे पास क्या क्या एसेट्स पड़े हैं, मेरे पास क्या क्या मशीन्स पड़ी हैं, क्या क्या मेरे पास फर्नीचर्स पड़े हैं, मेरी क्या क्या उधारियां हैं, किस किस कस्टमर से मुझे कितना कितना पैसा लेना है, किस किस अपने सप्लायर को मुझे क्या क्या पैसा देना है, किस एम्प्लॉय का पैसा मैंने अभी नहीं दिया, मैंने रेंट का पैसा दिया कि नहीं दिया। मेरे को सबका हिसाब किताब रखना जरूरी है। मुझे हर चीज का हिसाब किताब रखना जरूरी है। तो किसी ह्यूमन के लिए, दिमाग के लिए पॉसिबल है क्या ये सब करना? नहीं पॉसिबल है। तो यही सारी चीजें फैसिलिटेट करने के लिए बताओ हम क्या करते हैं। इतनी कहानी मैंने सुनाई तो क्यों सुनाई भाई? क्या करते हैं हम इतनी, यही सारा अपना पर्पस अपना फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। इसलिए इसको देसी भाषा में मैंने क्या बोल दिया? हिसाब किताब। इसलिए हम अकाउंटिंग को बड़े कॉमनली एक और चीज बोलते हैं, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अभी लिखना नहीं, मैं सब कुछ लिखाऊंगा आपको, मैं आपको बताऊंगा कब आपको क्या लिखना है, तो अभी खाली समझो बात को। इसलिए हम बोलते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लग रहा है ना लैंग्वेज है भाई। मैं जब बोलूंगा भाई, मैं रुपयों में बोलूंगा भाई, इस कस्टमर से इतना पैसा लेना है, इस वेंडर को इतना पैसा देना है, इतना मैंने रेंट का खर्चा किया, मैंने ये सैलरी का खर्चा किया, इतनी की मैंने फर्नीचर रखी मेरे पास, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब जो मैंने बिजनेस किया, इसका ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज है, इसी से मैं अपनी लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज क्या होती है? अच्छा, मैं हिंदी में आपको बोल रहा हूं तो लैंग्वेज क्या होती है? आप मेरी बात को समझ सकते हो, यही लैंग्वेज होती है। तो ये भी वही है। मैं बिजनेस को कैसे समझूंगा? अकाउंटिंग से समझूंगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आओ अब थोड़ा सा लिखते भी है साथ साथ, अब थोड़ा हम लिखेंगे भी। तो हेडिंग डालो, लिखो सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो लिखो इसमें, अकाउंटिंग की एक बड़ी टेक्निकल भाषा, टेक्निकल डेफिनेशन चलती है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, and summarizing in a significant manner
and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial nature, फाइनेंशियल कैरेक्टर है, हालांकि उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, बट ये जानबूझ के वर्ड टू वर्ड सही लिखवाना जरूरी है। ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कॉमा, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। सुनिए कभी ये डेफिनेशन, 11th में भी होती थी ये डेफिनेशन, और बहुत चलती फिरती डेफिनेशन है अकाउंटिंग की है, हर किताब में आपको दिख जाएगी ये डेफिनेशन। कुछ आइडिया है कि ये डेफिनेशन किसने दी है? एनी आइडिया? नो आइडिया? तो लिख लो, आपको ये पता होना चाहिए, एमसीक्यू में किसी तरह से पूछ सकता है वो। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो ये डेफिनेशन किसकी है बोलो? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो जैसे इंडिया में बताओ कौन सी सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है, कुछ पता है? इंडिया की एक बड़ी अकाउंटिंग बॉडी कौन सी है? आईसीआई, जिसका मैं भी मेंबर हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसी प्रकार से अमेरिका की कौन सी अकाउंटिंग बॉडी है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो ये जो इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है ये बहुत चलती है, राइट? अच्छा, तो टेक्निकल लग रही है डेफिनेशन, ये टेक्निकल लग रही है डेफिनेशन, तो समझ आ जाएगी ये। इसमें कीवर्ड हाईलाइट कर लेते हैं, बताओ। एक है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, और फिर इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल कैरेक्टर और इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। ये सब इंपॉर्टेंट शब्द हैं इस डेफिनेशन में, ठीक है। तो अभी मैं इस डेफिनेशन को तोड़ूंगा थोड़ी देर में। लिख लिया? चलो पहले भी और थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर इसको तोड़ेंगे सही टाइम पे। नेक्स्ट लिखो जो मैंने आपको बात अभी बोली थी, अब आप लिख सकते हो उसको। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है? इट हेल्प्स a business to understand what? लिखो results of operation, और next position of resources, पोजीशन ऑफ रिसोर्सेस। तो क्या अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है हमको ये? रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड पोजीशंस ऑफ रिसोर्सेस। रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? पढ़ के कुछ समझ आ रहा है?
नफा नुकसान, प्रॉफिट या लॉस। तो मैंने अपने फुटवेयर का जब बिजनेस किया पूरे साल में, तो भाई मैंने क्यों किया बिजनेस? अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाने के लिए किया। तो सबसे जरूरी है मेरे लिए ये जानना कि भाई मैंने प्रॉफिट कमाया कि मैंने नुकसान किया, क्या किया मैंने। और पोजीशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? इसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब समझते हो? मैंने बोला था ना कि मेरे पास क्या क्या फर्नीचर है, क्या क्या एसेट्स है, मेरे पास कितने का माल पड़ा हुआ है, मेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, मेरी कितनी उधारी है, मुझे डेटर से अपने मतलब कस्टमर से कितना पैसा लेना है। ये सब क्या है? ये मेरे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो मेरी पोजीशन होती है उसको मैं बोलता हूं फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। अच्छा, अब दो शब्द यहां पे आए आपके डेफिनेशन में, अपने डेफिनेशन में एक बार झांक के देखना। दो शब्द आए इसमें जिसकी मैं आपको मीनिंग बताना चाहता हूं। क्या दो शब्द आए? एक आया ट्रांजैक्शन, एक आया इवेंट्स। एक आया ट्रांजैक्शन, एक आया इवेंट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, क्योंकि यहां पे हम लोग ट्रांजैक्शन और इवेंट्स ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको ही लेके चल रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का क्या मतलब होता है? कुछ आइडिया है आपको? ट्रांजैक्शन का मतलब अगर मैं पूछूं तो पैसे का लेन देन करना। और कुछ आ रहा है मन में? क्या मैं कह सकता हूं बिजनेस की एक्टिविटी कैरी आउट करना? कोई बिजनेस की एक्टिविटी कैरी आउट करना। तो लिखो, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी। दूसरा शब्द क्या बोला था मैंने? एक लाइन की जगह छोड़ के लिखना, एक लाइन की जगह छोड़ के लिखना। दूसरा शब्द क्या बोला मैंने? इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में अरिजीत सिंह आया परफॉर्म करने, तो वो एक इवेंट है। तो ये मतलब है इवेंट का। यहां पे वो मतलब नहीं है इवेंट का। इवेंट का क्या मतलब है? लिखो, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो उदाहरण से समझाता हूं इसका मतलब क्या है। तो ट्रांजैक्शन में लिखो, परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक या परचेज ऑफ गुड्स। मैंने जूते चप्पल का बिजनेस किया तो मैंने जूते चप्पल खरीदे। बताओ क्या ये एक ट्रांजैक्शन है? क्या ये एक ट्रांजैक्शन है? एक एक्टिविटी कैरी आउट करी। अच्छा, फिर हम बोलते हैं एक किसी पर्टिकुलर डेट पे मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स बोलते हैं। सुना है क्लोजिंग स्टॉक शब्द आपने कभी? बचपन में 11th-12th में तो सुना होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्या है? ये क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास क्यों पड़ा है? क्या ये जादू के जोर से आ गया? क्या ऐसी कोई परी आके रख के चली गई मेरे पास? नहीं, मैंने गुड्स कभी परचेज करे थे, उसमें से मैंने सेल किया। सेल करना वैसे अपने आप में एक और ट्रांजैक्शन हो गई। तो उसकी वजह से मेरे पास कुछ गुड्स अभी भी अनसोल्ड पड़े हुए हैं। तो ये क्यों आए मेरे पास? क्योंकि मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी, मैंने परचेज और सेल करा, इसलिए मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। इसी प्रकार से प्रॉफिट या लॉस अर्नड या प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ हमारा, ये भी क्या है? क्या मैंने प्रॉफिट कमाया साल के अंत में, नेट प्रॉफिट कमाया या लॉस इनकर किया, क्या ये अपने आप में कोई ट्रांजैक्शन है? नहीं, मैंने इतनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन करी, सेल परचेज किया, खर्चे करे, इनकम कमाई, उसकी वजह से प्रॉफिट लॉस आया। तो ये क्या है? ये भी एक इवेंट है, बिकॉज इट इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, समझ गए ट्रांजैक्शन और इवेंट का मतलब? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालो, फंक्शंस
ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग ब्रैकेट में लिख लेना अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें फर्स्ट लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब जब मैं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स लिखता हूं तो अब आपको समझ आता है कि यहां पे मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, समझ आता है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सेकेंड लिखो मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन मॉनिटरी टर्म्स। मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन मॉनिटरी टर्म्स, ठीक है। थर्ड लिखो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। यहां पे मैं आपको ब्रैकेट में कुछ लिखवाऊंगा, लेकिन अभी बस ब्रैकेट ओपन करके छोड़ दो, अभी जब समझाऊंगा तब लिखवाऊंगा। तो अभी बस इतना लिख के छोड़ दो, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। फोर्थ classifying and summarizing the recorded transaction, classifying and summarizing the recorded transaction। इसमें भी आपको मैं कुछ ब्रैकेट में लिखवाऊंगा, बस अभी ब्रैकेट ओपन करके छोड़ देना। फिफ्थ obtaining the results of operation and determining financial state of affairs, फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसमें भी मैं ब्रैकेट में कुछ लिखवाऊंगा, तो ब्रैकेट ओपन करके छोड़ देना। सिक्स्थ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग the results and position, analyzing and interpreting the results and position। तो इसमें मैं ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखवाऊंगा, तो यहां कोई ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं। सेवेंथ लास्ट, communicating the results and position to various users। चलो जी लिख लो फटाफट से।
लिख लिया, डन। तो क्या लिखा हमने भाई यहां पे, अब एक बार जरा देखना शुरू करते हैं। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने अकाउंटिंग का पूरा एक प्रोसेस बताया कि अकाउंटिंग में क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। भाई प्रोसेस का मतलब क्या होता है, स्टेप्स जो एक किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो करना है। भाई मुझे अगर सब्जी बनानी है तो क्या मैं बिना सब्जी काटे पहले कढ़ाई में सब कुछ करना शुरू कर सकता हूं? नहीं, मुझे सबसे पहले सब्जियां काट करनी है, फिर मुझे कढ़ाई पे गैस वैस पे रखना है, तेल डालना है, फिर उसमें मुझे मसाले डालने शुरू करने हैं। तो अगर मैं सब्जी बना रहा हूं, कोई भी खाना बना रहा हूं, तो मुझे किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो अकाउंटिंग भी वैसा ही है। अकाउंटिंग में ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली कर लूं, एक सिस्टमैटिक वे में मुझे करना पड़ता है, पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। वही यहां पे हमें डिस्कस करना है कि भाई क्या प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का, क्या स्टेप्स हमारे लॉजिकली चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सिंपल, चाहे तो मन में मेरा फुटवेयर वाला जो मैंने एग्जांपल रखा था ना, वो अपने दिमाग में सोचना। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मतलब पहले तो मुझे देखना है कि अकाउंटिंग में अगर मेरे को करनी है तो कौन सी ट्रांजैक्शन और इवेंट की करनी है, और वो कौन सी ट्रांजैक्शन और इवेंट की होगी अकाउंटिंग, मॉनिटरी। तो बताओ, एक कस्टमर आया मेरे को थप्पड़ मार के चला गया, तो एक ट्रांजैक्शन तो ये भी हुई, ट्रांजैक्शन तो हुई ये भी। उसके बाद मेरा थप्पड़ की वजह से गाल लाल हो गया, तो थप्पड़ की वजह से गाल लाल हो गया तो ये एक इवेंट हो गया कि मेरा गाल लाल हो गया बिकॉज ऑफ थप्पड़। तो क्या इसकी मैं अकाउंटिंग करूंगा? क्या मैं इसकी अकाउंटिंग करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज दिस इज नॉट अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। कोई इसमें क्या पैसों का लेन देन हुआ? नहीं। अब एक कस्टमर आया मुझे कैश पकड़ा के चला गया, एक कस्टमर आया मुझे 1000 रुपए कैश पकड़ा के चला गया, तो ये ट्रांजैक्शन हुई, ये ट्रांजैक्शन हुई। अच्छा, इसका इवेंट क्या निकल के आएगा? अगर मैं बोलूं मेरा कैश बढ़ गया, तो अब मेरा कैश जितना भी रुपए का होगा तो वो एक इवेंट हो जाएगा। तो अब क्या ये ट्रांजैक्शन और इवेंट में इसकी अकाउंटिंग करूंगा? इसकी अकाउंटिंग करूंगा बिकॉज दिस इज अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। तो इसलिए मुझे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि भाई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या हुआ। अच्छा, सेकेंड स्टेप क्या है? मेजरमेंट। तो इसमें ना साथ साथ हाईलाइट करते चलते हैं, इसमें आइडेंटिफिकेशन को हाईलाइट कर दो या अंडरलाइन कर लो, मतलब जो भी आपके पास है। सेकंड क्या है आपका? मेजरमेंट। मेजरमेंट, अब ट्रांजैक्शन मैंने आइडेंटिफाई कर ली, इवेंट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, अब मुझे उसकी रुपीस की वैल्यू चाहिए। अब कस्टमर मुझे 1000 रुपए देके गया, तो 1000 रुपए मेरे पास आ गए, तो इसका मेरे पास मॉनिटरी अमाउंट है, इसका मेरे पास मेजरमेंट है 1000 रुपए। लेकिन कई बार मुझे मेजर भी करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने क्लोजिंग स्टॉक बोला था कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, तो क्या मेरा क्लोजिंग स्टॉक मुंह से बोलेगा कि मैं इतने रुपए का हूं? नहीं, तो मुझे उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ती है, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो मेरे को जो भी ट्रांजैक्शन और मैंने इवेंट आइडेंटिफाई करे उसकी मेजरमेंट करनी है। और मेजरमेंट किस में? सेंटीमीटर में, केजी में, लीटर में, किस में? रुपीस में, पैसे में। इसलिए क्या बोला? आइडेंटिफिकेशन किस में होती है? इन मॉनिटरी टर्म्स। सॉरी, मेजरमेंट किस में होती है? इन मॉनिटरी टर्म्स, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा? रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहला स्टेप, जो असली स्टेप शुरू होता है अकाउंटिंग में, अभी तक तो आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट किया, बट अब असली जो स्टेप शुरू होता है वो होता है रिकॉर्डिंग से। तो रिकॉर्डिंग का मतलब जब ट्रांजैक्शन हुई, कोई ट्रांजैक्शन हुई, मैंने परचेज किया, कस्टमर से मुझे पैसा मिला, तो अब इसको मैं कहीं रिकॉर्ड करूंगा। पहले मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। और रिकॉर्ड हम किस में करते हैं? कुछ आइडिया है आपको? हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या फिर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में। अब ये क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, आपके चैप्टर है इस पे, तो वहां पे मैं चर्चा करूंगा। बट अभी के लिए मानो कि जर्नल और सब्सिडरी बुक्स वो किताबें हैं जिसमें ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होती है। सबसे पहले मेरी किताबों में ट्रांजैक्शन जहां पे आती है उसको मैं जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स कहता हूं। इसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे जाके देखेंगे, अभी इतना काफी है।
ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हमने, नेक्स्ट हमने बोला क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। अब मैंने कई कई सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी। अब साल के अंत में मैं बैठा हूं तो इतनी सारी ट्रांजैक्शन है भाई, हजारों पन्नों में ट्रांजैक्शन आ रही है, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल मैं एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते बैठूं, सब करते बैठूं? नहीं। तो मेरे को कुछ समराइजिंग करनी पड़ती है, मुझे कुछ क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। वो कैसे होती है, वो कैसे होती है? इसके लिए लिखो ब्रैकेट में लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस। लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस। तो क्लासिफिकेशन हम करते हैं लेजर्स में और समराइजिंग हम करते हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो लेजर में हम क्या करते हैं, सारी एक नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जांपल मेरे को कैश कस्टमर से मिला, मुझे कस्टमर ए से भी कैश मिला, कस्टमर बी से भी कैश मिला, कस्टमर सी से भी कैश मिला। तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है बताओ? कैश आ रहा है, कैश एक कॉमन एलिमेंट आ रहा है। तो सारी कैश आ रही है ना, तो इसको मैं कैश के अलग एक लेजर में रिकॉर्ड क्लासिफाई कर लूंगा। तो एक जगह कैश लगा देंगे हम लोग। तो इसी तरह प्रकार से मैंने एक महीने का रेंट दिया, अगले महीने का रेंट दिया, तीसरे महीने का रेंट दिया, चौथे महीने का रेंट दिया। तो मैं पागलों की तरह हर महीने का अलग अलग रेंट क्यों देखूं? मैं इसको एक साथ क्लासिफाई कर देता हूं। किसके लेजर में? रेंट के लेजर में। इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और समराइजिंग इसका अगला ही स्टेप होता है। क्लासिफिकेशन के बाद हम समराइजिंग करते हैं, मतलब फिर हम लोग बस बैलेंसेस को एक जगह प्रेजेंट कर लेते हैं कि भाई मेरे पे कैश का इतना पैसा पड़ा है, इस डेटर से मुझे इतना पैसा चाहिए, क्रेडिटर्स को मुझे इतना पैसा देना है, मेरे पास इतने रुपए का फर्नीचर पड़ा है। तो ये एक हम एक समरी प्रेजेंट कर लेते हैं, एक स्टेटमेंट में रख देते हैं कि एक दो पेज के अंदर मेरे पास समरी आ जाए, जिसको देख के मैं समझ जाऊं कि अरे सेल हुआ तो इतने रुपए का पूरा सेल हुआ, परचेज अगर हुई तो इतने रुपए की परचेज हुई, सैलरी मैंने अलग अलग टाइम पे पे करी, अलग अलग इंप्लॉइज को पे करी, तो इतने रुपए की ओवरऑल सैलरी पे करी। तो इस प्रकार से मैं एक समरी प्रिपेयर कर लेता हूं। बात समझ में आ गई? जैसे इंग्लिश में भी तो आप जब बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते हो, बहुत सारी पूरी स्टोरी पढ़ते हो, फिर उसकी एक समरी बनाते हो ना, वैसे ही बस वही ये भी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला मैंने? बोलो अपने मुंह से, obtaining the results and or results of operation and determining the financial state of affairs। ये कुछ आइडिया है कैसे करेंगे हम लोग? इसके लिए हम लोग एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हो वैसे। और साथ में एक और चीज हम बनाते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट पे क्या निकलेगा बताओ? इनकम स्टेटमेंट में क्या निकलेगा? रिजल्ट्स निकलेंगे। रिजल्ट्स का मतलब क्या ऊपर बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, नफा नुकसान, यही बताया था। और फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब वही फाइनेंशियल पोजीशन, जो मुझे किससे पता लगती है? बैलेंस शीट से। तो ये मैं कैसे निकालता हूं? फिफ्थ वाला स्टेप, बाय प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हो, एंड बैलेंस शीट, ठीक है। चलो अब सिक्स्थ और सेवेंथ स्टेप क्या है कि वंस मैंने इनकम स्टेटमेंट बना लिया, सब कुछ कर लिया, मेरे पास सब कुछ आ गया, अब खाली बना के काफी नहीं है। खाली मैंने बना लिया, आपने कभी पेपर्स दे, आप एग्जाम दे के आओगे, तो खाली एग्जाम दे के आ गए तो उससे आपका काम बन जाएगा क्या? नहीं। अब उस एग्जाम को कोई चेक करेगा? आप टेस्ट दोगे तो आपका टेस्ट कोई चेक करेगा, एनालाइज करेगा कि भाई आप कहां पीछे रह रहे हो, आप कहां गड़बड़ कर रहे हो, कहां आपको इंप्रूवमेंट करनी है। तो ये सब क्या होता है? ये सब होती है एनालिसिस करना, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, एनालिसिस कि भाई जो रिजल्ट आया वो कैसा रिजल्ट था, अच्छा था, बुरा था, बुरा था तो क्यों बुरा था, अच्छा था तो हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्या मैंने कंक्लूजन निकाली, वगैरह वगैरह। ये सब क्या है? एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना। तो ऊपर जो मैंने सारा काम किया उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना। तो ये तो समझ आ गया। और लास्ट क्या है? कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो इसमें भी हाईलाइट कर देते हैं, यहां पे एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग इंपॉर्टेंट शब्द है, यहां पे कम्युनिकेटिंग इंपॉर्टेंट शब्द है। कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स एंड पोजीशन टू
वेरियस यूजर्स। तो जो भी यूजर्स हैं, जैसे आपके केस में आपका एग्जाम हुआ, आप एक उसके यूजर हो, आपके पेरेंट्स यूजर है, तो आपको कम्युनिकेट करेंगे हम कि भाई आपके इतने नंबर आए, आप इतने पीछे रह गए, आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सिमिलरली हो सकता है हम आपके पेरेंट्स से बोले कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, उसको यहाँ यहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ये क्या है, जो भी यूजर्स है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हमें क्या करना है, रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना है। तो इस प्रकार से आपका पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस चलता है। पहले बताओ, अकाउंटिंग का प्रोसेस मन में क्लियर हो गया, माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अब आपसे कोई भी चलते फिरते सड़क पे पूछे कि भाई अकाउंटिंग क्या होती है, तो आप उसको पूरा प्रोसेस समझा पाओ कि भाई ये होता है अकाउंटिंग में पूरा सब कुछ। अकाउंटिंग कोई एक शब्द ऐसे पढ़ने में आसान लगता है, बट है नहीं, इतनी सारी चीजें होती है अकाउंटिंग में। तो अब माइंड में क्लियर हो गया है ये। अच्छा, तो ऊपर मैंने एक चीज छोड़वाई थी, बताओ क्या छोड़वाई थी, जो मैंने बस लिखवा के छोड़ दिया था। डेफिनेशन खतरनाक सी। अच्छी बात तो यह है कि आपको सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना, तो आपको रटने की एग्जैक्टली जरूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि क्या डेफिनेशन है। अगर ये स्टेप्स और प्रोसेस आपको क्लियर हो गया, तो एक बार तसल्ली से मेरे साथ साथ रीड करो इस डेफिनेशन को और बताओ कि अब क्या ये डेफिनेशन हमको समझ आ रही है कि नहीं। क्या अब हमें थोड़ा मतलब समझ आ रही है कि क्या बोलना चाह रहे हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंसी हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं इस डेफिनेशन के माध्यम से। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। सबसे पहले अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने बोला भाई ये एक आर्ट है, ये हर कोई नहीं कर सकता। आर्ट क्या होता है, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, क्या ये हर कोई कर सकता है? नहीं, ये एक आर्ट है, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो दिस इज एन आर्ट ऑफ क्या, रिकॉर्डिंग। समझ आ गया रिकॉर्डिंग का मतलब? क्लासिफाइंग। समझ आ गया क्लासिफाइंग का मतलब? समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब समझ आ गया? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब सिग्निफिकेंट मैनर मतलब प्रॉपर मैनर। ये नहीं कि ऐसी ऐसी रफ रफ में पेज में ऐसे कुछ कुछ भी लिख दिया और बोल दिया ये लो ये हो गई अकाउंटिंग। नहीं, सिग्निफिकेंट मैनर, अच्छे से सारी जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हो, प्रॉपरली आ रही हो, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये समझ आ गया है ना? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, इस पे चर्चा कर ली कि हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसके लिए मैंने क्या बोला था, क्या था, थप्पड़, मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टर, कम से कम इन पार्ट ही सही, बट वो इट शुड बी ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब अगर कोई मुझे थप्पड़ मार के चला गया तो उसकी मैं अकाउंटिंग नहीं करूंगा, उसकी मैं कोई अकाउंटिंग कुछ नहीं जानता। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। अब बताओ ये डेफिनेशन समझ आई, प्रोसेस क्लियर हो, पढ़ लिया हमने, प्रोसेस समझ लिया, तो अब ये डेफिनेशन का मतलब क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन ये है। और आपसे अगर मैं पूछूं बताओ ये डेफिनेशन किसने दी, तो यू शुड नो दैट दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। राइट? बताओ अभी तक कोई डाउट है मन में, कोई सवाल? कोई डाउट वाउट? जरा ऑनलाइन के बच्चे आप भी कुछ बोलो भाई बीच बीच में। जरा एक बार ऑनलाइन के बच्चों से एक बार मिले। हाँ जी, ईशा, आयुष, अमन, यहां तक मेरे साथ साथ चल रहे हो? कोई दिक्कत? ऑल क्लियर, ठीक है, एक मैसेज आ गया ऑल क्लियर। चलो जी, बढ़े फिर आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, क्यों करता हूं मैं अकाउंटिंग, मकसद क्या है मेरा अकाउंटिंग करने का, ये समझना है हमको। तो वैसे तो अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं तो कुछ कुछ बता सकते हो ऑब्जेक्टिव्स, जितनी बात अभी तक मैंने करी उसके हिसाब से कुछ अपने आप ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो।
जैसे अगर कोई भी एक मुझे बता दो ऑब्जेक्टिव। कोई भी एक बता दो, मैंने इतनी सारी कथाएं सुनाई, इतनी सारी चीजें बोली, उसमें से आपको जो भी मन में से आ रहा हो कि ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है अकाउंटिंग का। वेरी गुड, क्या बोला? फाइनेंशियल पोजीशन। इसी प्रकार से नफा नुकसान, कि भाई मेरे को नफा नुकसान पता लग जाए, है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो बस इसी प्रकार से हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहां पे डिस्कस करेंगे। तो लिखो पहला, providing information to users to enable them to take rational decisions. तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्या ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आती है जो हम तरह तरह के यूजर्स को देते हैं। अब वो यूजर्स कौन होते हैं मैं अभी डिस्कस करूंगा, आगे हमें डिस्कस करना है, बट तरह तरह के यूजर्स होते हैं जिनको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे वो अपने कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। रैशनल डिसीजंस का मतलब क्या समझते हो? रैशनल डिसीजंस इट मींस लॉजिकल डिसीजन, जो उनके हित में हो, जो उनके फायदे में हो, जो उनके लिए सही हो, सही डिसीजन। आपने सीएमए कोर्स करने का डिसीजन लिया तो ये एक रैशनल डिसीजन होना चाहिए आपके लिए, ऐसे नहीं कि एम ही ले लिया, राइट। तो बस ऐसे ही ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। किसको देता है? यूजर्स को देता है। सेकंड लिखो, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये पढ़ के समझ आ रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें। मैंने क्या बोला, ऐसे नहीं कि पन्ने में ऐसे रफ वर्क करके कुछ भी रिकॉर्ड कर दिया, सिस्टमैटिक मैनर में, प्रॉपर मैनर में, जिसको कोई भी पढ़ के समझ पाए। तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहना चाहिए कि भाई मैंने साल के दौरान क्या क्या ट्रांजैक्शंस करी। अगर मैंने सेल करी तो सेल का कुछ इनवॉइस होगा, अगर मैंने परचेज करा तो मेरे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, उसका कुछ बिल विल होगा। तो मेरे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए हर ट्रांजैक्शन का, ठीक है। थर्ड तो आपने अभी मुझे बताया, वही है एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी समझना कि भाई हमने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या नुकसान किया। एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन। एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन। इसी प्रकार से फोर्स क्या हो गया, यह भी आपने मुझे बताया था, ascertainment of financial position। ascertainment of financial position of business। और यहां पे आप चाहे तो लिख लो, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब समझ आ जाना चाहिए, ये भी मैं आपको लिखवा देता हूं। फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब होता है, लिख लो सिंपल भाषा में, इट मींस पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज का मतलब समझते हो वैसे आप? जब मैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बोलता हूं तो इसका मतलब समझते हो, है ना? ठीक है, टेक्निकली नहीं बता पाओ बट वैसे समझते हो। कैश क्या है? एसेट है। लोन लिया मैंने बैंक से, वो क्या है? लाइबिलिटी है। समझते हो ना? तो दूसरा मेरा क्या मतलब, चौथा क्या मकसद हो गया कि मुझे फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाए। तो दो चीजें हैं, एक हो गया प्रॉफिटेबिलिटी समझना कि क्या नफा नुकसान मैंने किया, और चौथा हो गया फाइनेंशियल पोजीशन समझना। तो बताओ नफा नुकसान मुझे किससे पता लगता है, क्या बनाता हूं मैं जिससे मुझे पता लगता है नफा नुकसान? मैंने ऊपर लिखवाया था, कौन सी स्टेटमेंट बनाता हूं? इनकम स्टेटमेंट।
इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको आप बोलते हो, और फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो मैं बार बार बोल रहा था यूजर्स 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 को कम्युनिकेट करना, यूजर्स को इंफॉर्मेशन देना, यूजर्स रैशनल डिसीजन मेकिंग कर पाए, इस प्रकार से मैं कई सारी चीजें बोल रहा था। तो अब बताओ भाई कि यूजर्स हैं कौन, यूजर्स हैं कौन? तो पहले तो भाई यूजर्स दो तरह के हो सकते हैं, यूजर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं इंटरनल यूजर्स, एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मतलब अंदर के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग। तो इसमें कौन कौन आते हैं ब्रैकेट में लिख लो, मैनेजमेंट एंड ओनर्स, मैनेजमेंट एंड ओनर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स में कौन हो गए? इनके अलावा सारे यूजर्स, जिनको मैं बोल देता हूं अदर आउटसाइड यूजर्स, लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हालांकि अभी सारे यूजर्स डिस्कस करेंगे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इंटरनल यूजर्स कौन है एंड एक्सटर्नल यूजर्स कौन है। है? नहीं, इंप्लॉय जनरली नहीं आते हैं, मैनेजमेंट आते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट और इंप्लॉयज में फर्क होता है। ठीक है, मैनेजमेंट वो होते हैं जो डिसीजन मेकिंग, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, इसलिए हम उनको अंदर के लोग मानते हैं, क्योंकि उनके ही जो डिसीजन है वो ही बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, उनको गिरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। है ना, यस बैंक में फ्रॉड हुआ, उनके मैनेजमेंट ने गलत डिसीजन लिए, गिर गई कंपनी। है ना, तो इस प्रकार से चलता है। ठीक है, तो बताओ इंटरनल यूजर्स में कौन आ गए? बोलो मुंह से अपने, मैनेजमेंट एंड ओनर्स। तो अब फटाफट से डिस्कस करते हैं कि भाई हमारे कौन कौन यूजर्स होते हैं। तो लिखो पहले, फर्स्ट में लिखना इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का मतलब समझते हो? इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी में किसी बिजनेस पे पैसा डालते हैं, वही इन्वेस्टर्स होते हैं। तो भाई इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? ताकि वो क्या डिसीजंस ले पाए, बताओ? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाए कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। राइट? तो उनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और बताओ, लिखो भाई, टू नो द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू सर्वाइव, प्रॉस्पर, क्या शब्द है? प्रॉस्पर एंड गिव रिजल्ट्स, एंड गिव रिजल्ट्स। To know the ability of business to survive, prosper and give results. तो मुझे बताओ, क्या कोई भी इन्वेस्टर ऐसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेगा जो उसको देखते ही लग रहा है कि अरे ये तो गिरने वाला है, ये तो डूबने वाला है? जैसे आजकल वोडाफोन आइडिया का दिवाला निकला हुआ है, तो क्या कोई वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? क्या उसमें पैसा डालना चाहेगा? नहीं। तो उनके लिए जानना जरूरी है कि भाई जो बिजनेस चल रहा है वो चलेगा आगे, पहले तो जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा।
और खाली सर्वाइवल काफी नहीं है, उसको आगे भी बढ़ना चाहिए, जिसको मैंने बोल दिया प्रॉस्पर करना, ग्रो करना और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देना। तो कोई भी इन्वेस्टर उसी बिजनेस में पैसा डालेगा जो अच्छे रिजल्ट दे सकता है, जो सर्वाइव करेगा, जो ग्रो करेगा, वरना वो क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और बताओ और क्या इंफॉर्मेशन इनके लिए जरूरी होती है। इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब वही बात को थोड़ा सा और अलग वे में ही लिख दिया, बस रिजल्ट वाली बात को ही मैंने एक तरह से और अलग ढंग से लिख दिया कि भाई बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, कैसा चल रहा है, उसकी गुडविल कैसी है, लोगों के बीच में इमेज कैसी है, कैसे कैसे प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ऐसा तो नहीं उधारियां ले लेके बैठी हुई है कंपनी खूब सारी। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट सेकंड जो आपने पूछा भी था, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के लिए क्या है जरूरी भाई, इसमें लिखो उनके लिए क्या क्यों जरूरी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। टू इंश्योर फेयर रेम्युनरेशन, एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। To ensure fair remuneration and retirement benefits। तो एक जरूरी है एम्प्लॉइज के लिए जानना कि भाई जितना बिजनेस अच्छा चल रही है, भाई एम्प्लॉइज के बिना कोई भी बिजनेस चल सकती है क्या, नहीं चल सकता है ना। एम्प्लॉइज सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं, बहुत सारे लोग तो ह्यूमन रिसोर्स को एसेट मानते हैं। आगे जाके आप सुनोगे ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉइज को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स तो एसेट होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, बिकॉज विदाउट गुड एम्प्लॉइज बिजनेस काम ही नहीं कर सकता, राइट। तो एम्प्लॉइज भी चाहता है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूं, जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूं, जिससे बिजनेस अच्छा चल रहा है, उससे मेरे को फेयर रेम्युनरेशन मिल रहा है कि नहीं। मतलब सिंपल भाषा में मेरे को जो सैलरी मिल रही है, जो मुझे बोनस मिल रहे हैं, जो भी मुझे फायदे मिल रहे हैं, वो जायज है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं काम ही करे जा रहा हूं, बिजनेस को ग्रो कराया जा रहा हूं और मुझे बिल्कुल मूंगफली दे रहे हैं वो लोग, कुछ भी नहीं दे रहे, मुझे बोनस तक नहीं दे रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं, आज जॉब्स में होंगे, आप भी जॉब्स में जाओगे, बोलोगे, वो बोलते हैं कि हमें बोनस ही नहीं मिलता, रोते रहते हैं हमें बोनस नहीं मिलता, हम इतना काम करते हैं बट हमें बोनस नहीं मिलता। तो इसलिए एम्प्लॉइज के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। दूसरा और क्या, कभी सुना है आपने जॉब सिक्योरिटी शब्द। जॉब सिक्योरिटी ऐसे बोलते हैं लोग कि अरे सरकार में, सरकारी नौकरी में जाओ, उसमें जॉब सिक्योरिटी है ना। तो कोई भी इंप्लॉय काम ऐसी कंपनी में करना चाहता है जो उसको लगता हो कि कंपनी आगे चलती रहेगी, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगी। सेम बात है ना, ऐसा नहीं कि भाई कंपनी बंद हो गई तो नौकरी भी तो चली जाएगी। नौकरी रखना जरूरी है, घर चलाना है मेरे को, घर में राशन पानी चाहिए, तो मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता। तो कोई भी ऐसी जॉब में ही जाना चाहेगा, ऐसी कंपनी में जाना चाहेगा जो सरवाइव करेगी, वही बात। तो लिखो टू नो स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द एंटिटी, या ऑफ द बिजनेस भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख लिया यहां तक। चलो जी अगला, थर्ड लिखो लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं, सुना है शब्द लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं, जो लोन देते हैं, लेंडर्स वही होते हैं। तो एग्जाम्पल अगर बोलना चाहो तो बैंक्स हो गए फॉर एग्जाम्पल,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सुना है कभी आपने? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ये आपके सब लेंडर्स हो गए। इनको क्या डर है बताओ? इनको क्या डर रहता है? इन्होंने लोन दिया तो भाई लोन वापस मिलना चाहिए, कि कंपनी की एबिलिटी है कि वो लोन रीपे कर पाए। ऐसा तो नहीं कि मैं लोन दिए जा रहा हूं और मुझे लोन वापस ही नहीं मिलेगा, और लोन के ऊपर से इंटरेस्ट भी कमाना है। भाई लोन नहीं देना, खाली लोन के ऊपर क्या कमाना है? इंटरेस्ट कमाना है। तो क्या जानना जरूरी है लेंडर्स के लिए, कि एक तो जो लोन मैंने दिया है जिसको मैं प्रिंसिपल बोलता हूं, शायद मैथमेटिक्स में आप अपने पढ़ोगे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो जो मैंने प्रिंसिपल दिया है वो मुझे एक तो वापस मिले और प्लस इंटरेस्ट भी मिले। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल ही मिल गया इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो फिर मैंने लोन क्यों दिया? तो इनके लिए क्या जरूरी है जानना? तो लिखो, टेक्निकल शब्दों में लिखेंगे, टू अंडरस्टैंड द सॉल्वेंसी, टू अंडरस्टैंड द सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है? दैट इज एबिलिटी टू रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। हो गया? फोर्थ लिखो, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम माल वगैरह खरीदते हैं। जैसे मैंने मेरे एग्जाम्पल में कई सारे लोकल वेंडर्स को आइडेंटिफाई करा था जिनसे मैं जूते चप्पल खरीद रहा था, वो मेरे क्या हैं? सप्लायर्स हैं। अब उनसे अगर मैं उधारी पे खरीदूं, अब प्रैक्टिकली होता भी यही है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो उधारी पे ही सब कुछ चलता है, सारा लेन देन उधारी पे चलता है। तो उधारी पे मैं उनसे खरीदता हूं तो उनको हम बोल देते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या जानना चाहते हैं भाई? क्रेडिटर्स को क्या मतलब है? इनको भी अल्टीमेटली मतलब तो वही है ना, कि भाई इन्होंने जो उधारी दी उनको वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यही है। तो लिखो इसमें, टू अंडरस्टैंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब, क्योंकि सप्लायर की जो उधारियां होती है वो शॉर्ट टर्म होती है ना, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 4-4, 5-5 साल की तो नहीं होती। बैंक से लोन लेते हैं तो वो तो 4-5 साल का भी लोन हो सकता है, लेकिन सप्लायर तो हमें कितने महीने का उधार देंगे? 1 महीने का दे देंगे, 10 दिन का, 15 दिन का। तो इसलिए उनको किससे मतलब है? उनको लॉन्ग टर्म से मतलब नहीं है, उनको शॉर्ट टर्म मतलब है, कि भाई शॉर्ट टर्म में 1 महीने में, 2 महीने में हमें पैसा मिल सकता है वापस, की नहीं मिल सकता, है ना। एंड डिसाइड ऑन क्रेडिट पॉलिसी, एंड डिसाइड ऑन क्रेडिट पॉलिसी। एंड डिसाइड ऑन क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी का मतलब वही कि मैं कितने महीने का उधार दूंगा, 10 दिन का दूंगा, 15 दिन का दूंगा। बिकॉज प्रैक्टिकली यही होता है, मैं अगर कोई सप्लायर से पकड़ता हूं, मैंने कोई सप्लायर पकड़ा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पकड़ लिया, मैंने आपके और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि भाई मैं जिस दिन भी तेरे से सामान खरीदूंगा 15 दिन के अंदर तेरे को पैसा मुझे उसका देना है। ये क्रेडिट पॉलिसी होती है। तो आपने मुझे क्रेडिट पॉलिसी कितने दिनों की दी? 15 दिन की दी। तो सप्लायर्स के लिए क्या जरूरी होता है कि भाई शॉर्ट टर्म में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अकॉर्डिंगली डिसाइड करना कि हम क्रेडिट पॉलिसी क्या रखेंगे। अच्छा बिजनेस है जो अच्छे अच्छे लेवल पे खरीदता है, मुझे पता है वो बढ़िया चलेगा बिजनेस, वो मेरा पैसा दे देगा, उसको हो सकता है मैं 1 महीने 2 महीने की क्रेडिट पॉलिसी भी दे दूं। लेकिन कोई नालायक बिजनेस वाला है जो मुझे, जिसपे मेरे को शक होता है, जिसपे मैं भरोसा नहीं करता, उसको मैं हो सकता है सिर्फ 10-15 दिन का ही क्रेडिट पॉलिसी दूं। तो यही इसमें मेरे को डिसाइड करना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट और बताओ। फिफ्थ हो गया कस्टमर्स।
कस्टमर्स, इनका क्या है लेना देना है भाई, पहले लिख लो फिर समझाऊंगा इसको मैं। कंसर्न्ड विद, एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वैसे अभी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कंसर्न्ड विद स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड वैल्यू added by an entity as their functioning may be dependent on such entities। लिख लो ये, फिर समझाता हूं इसका मतलब, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लिख लिया, डन। उदाहरण के तौर पे बताता हूं मैं आपको, लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ जाएगा। मान लो मैं कोई केमिकल्स बनाता हूं, मैं केमिकल्स के बिजनेस में हूं, है ना, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो केमिकल्स वगैरह तरह तरह की बनाती हैं। तो ये जो केमिकल्स बनते हैं, हालांकि मेरी कोई केमिस्ट्री की स्पेशलाइजेशन तो है नहीं, तो मैं बहुत टेक्निकल एग्जाम्पल नहीं दे सकता, बट सिंपल वे में दूंगा कि ये जो केमिकल्स होती हैं, इनमें बहुत स्पेसिफिक काइंड ऑफ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स टाइप चाहिए होते हैं, है ना, जो इजीली हो सकता है अवेलेबल ना भी हो। तो अगर मान लो मैं कोई ऐसा केमिकल बना रहा हूं, मैंने बोला मैं केमिकल एक्स बना रहा हूं जिसमें मुझे कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल ए, जो इजीली अवेलेबल नहीं, हर कोई मुझे नहीं दे सकता, मुझे ऐसे चलते फिरते कोई नहीं देगा। इसके लिए मैंने एक सप्लायर को पकड़ रखा है, मान लो एबीसी लिमिटेड करके कोई मैंने एक सप्लायर पकड़ा हुआ है जो मेरे को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर मैं कंप्लीटली डिपेंडेंट हूं कि भाई अगर ये रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मैं अपना केमिकल बना ही नहीं पाऊंगा। तो ये मेरे लिए एक मेजर सप्लायर है, मेजर सप्लायर। अब आप इस केमिकल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, मैं इधर अपने आप को बना देता हूं, मैं यहां पे हूं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। अब बताओ मेरे मन में क्या चिंता होगी, मेरे मन में क्या चिंता होगी, ये जो मेरा मेजर सप्लायर है ये चलते रहना चाहिए, कल को अगर ये एबीसी लिमिटेड बंद हो गई तो मेरे को रॉ मटेरियल मिलना भी बंद हो जाएगा, मेरे को रॉ मटेरियल मिलना बंद हो जाएगा तो मैं अपना केमिकल बनाना बंद कर दूंगा। तो मेरी जो कंटिन्यूटी है, मेरी जो बिजनेस की कंटिन्यूटी है, वो किस पे डिपेंडेंट हो गई, एबीसी लिमिटेड पे। तो आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एबीसी लिमिटेड का मैं क्या हूं, एबीसी लिमिटेड के लिए मैं क्या हूं, एबीसी लिमिटेड मेरे लिए तो क्या है, सप्लायर है, लेकिन एबीसी लिमिटेड के लिए मैं क्या हूं, मैं तो एक कस्टमर हूं ना। अगर एबीसी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो मैं कस्टमर हूं, तो मैं इसलिए अपने नीचे कस्टमर लिख देता हूं कि भाई मैं कस्टमर हूं, किसका, एबीसी लिमिटेड का। तो एज अ कस्टमर मेरे को क्या चिंता है कि भाई एबीसी लिमिटेड की क्या है, ये स्टेबिलिटी है इसकी कि नहीं, ये प्रॉफिट्स में है कि नहीं, ये कोई वैल्यू ऐड कर रही है कि नहीं, ये चलेगी कि नहीं चलेगी। सिंपल भाषा में, बंद तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये बंद हो गई, ये किसी प्रॉब्लम में फंस गई तो मैं भी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। बात समझ में आ गई। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कस्टमर्स का, ठीक है, समझ आ गया। तो एग्जाम्पल के लिए आप चाहे तो लिख सकते हो, ताकि जब आप रीड करो तो आपको याद आ जाएगी कहानी। एग्जाम्पल इन केस ऑफ मेजर सप्लायर, इन केस ऑफ मेजर सप्लायर of raw material। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, सिक्स्थ।
गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, गवर्नमेंट एंड एजेंसीज। सबसे जरूरी गवर्नमेंट के लिए क्या है, बिजनेस से क्या मिलता है उसको, टैक्सेस मिलते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जो मेरे को टैक्सेस मिल रहे हैं किसी बिजनेस से, वो सही सही मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, जिसको मैं बोल देता हूं करेक्ट असेसमेंट ऑफ टैक्सेस। क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग टैक्सेस किस पे लगता है, प्रॉफिट पे लगता है। इनकम टैक्स लॉ में पढ़ोगे, बट इनकम टैक्स जो कैलकुलेट होता है, अगर मैं बिल्कुल जनरल वे में बोलूं तो प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट होता है। तो भाई अगर प्रॉफिट्स ही गलत होंगे, मान लो प्रॉफिट होने 100 रुपए चाहिए लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 80 रुपए आ रहे हैं, तो जब प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो गवर्नमेंट का टैक्स भी कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को जरूरी है मतलब है कि भाई टैक्सेस सही मिल रहे कि नहीं मिल रहे, प्रॉफिट सही है कि नहीं है ना। तो इसके लिए उसको कहां से मिलेगी सारी इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस से मिलेगी। और इसके अलावा और क्या मतलब हो सकता है गवर्नमेंट को, रेगुलर बिजनेस फॉर पब्लिक गुड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई बिजनेस चल रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है, तो फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस चल रही है तो वो उसकी कंट्री की जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रही है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इसके लिए ये भी जरूरी है, गवर्नमेंट के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई बिजनेस अगर चल रहा है तो चलता रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के दिन अगर बंद हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जानते हो ये बात, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो अगर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज डूब जाए तो सोचो इंडिया का क्या हालत होगी, इंडिया की इकोनॉमी कितनी खराब हो जाएगी। तो गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि वो इंश्योर करे कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी बड़ी कंपनी चलते रहे, क्योंकि ये डूबी तो पब्लिक डूबेगी, पब्लिक डूबी तो पूरी कंट्री डूबेगी, इकोनॉमी डूबेगी, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल प्राइसेस एंड कंपटीशन, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है। कंट्रोल प्राइसेस एंड कंपटीशन, तो कई सारे बिजनेसेस में प्राइसेस कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, कई सारे बिजनेसेस में प्राइसेस कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, है ना। कंपटीशन को भी कंट्रोल करती है कि भाई कोई अनफेयर प्रैक्टिस करके कंपटीशन में कुछ अनफेयर एडवांटेज तो नहीं ले रहा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मतलब ये बेसिकली मतलब है गवर्नमेंट का, एक्सेट्रा लिखा, मतलब और भी हो सकता है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हो पॉइंट्स है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको लिखना ही लिखना चाहिए, वो है करेक्ट असेसमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। चलो 7th पब्लिक, इसमें लिखो बिजनेस कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हालांकि ये पॉइंट सरकार के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट पब्लिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कोई बिजनेस अगर सोसाइटी में चल रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगा। तो ये मतलब हो गया पब्लिक का कि भाई बिजनेस चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा प्रॉफिट्स कमा रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली ये ढेर सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट भी कर सकता है, ठीक है। और बस लास्ट है अब, इसके बाद लास्ट छोटा सा 8th मैनेजमेंट, इसमें लिखो, बताओ मैनेजमेंट के लिए क्या सबसे जरूरी होता है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट के लिए। बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था आपने 12th में, हाँ। मैनेजमेंट जब मैं बोलता हूं तो उसके साथ एक शब्द जुड़ता है साथ में, जब भी मैनेजमेंट कोई बोले साथ में क्या शब्द जुड़ता है बताओ,
देखते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों, आप भी बताओ कुछ। जब मैं मैनेजमेंट बोलता हूं तो मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? हमारे ऑनलाइन वाले धुरंधर बताओ। आया कुछ दिमाग में? हाँ हाँ, थोड़ा सा ही पहुंच रहे हो आप, प्लानिंग कह सकते हो, दैट इज वन ऑफ द फंक्शन। बिजनेस स्टडीज याद कर रहे हो अपना बचपन का। डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जब भी आप कोई मैनेजमेंट बोले ना, बोलना मैनेजमेंट के लिए क्या जरूरी है? डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? डिसीजन मेकिंग। उसमें सब कुछ आ जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का? डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो निकल के आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है फॉर देयर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो बस यही लिखना है यहां पे लिखो फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग रिलेटिंग टू फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये मैनेजमेंट के डिसीजंस ही हैं। ये जो मैनेजमेंट के डिसीजंस ही हैं जो बिजनेस को आगे भी ले जा सकते हैं, जो बिजनेस को गिरा भी सकते हैं। ये मैंने पहले भी बोला था। तो डिसीजन कैसे लेंगे? बैठे बैठे जादू की जोर से थोड़ी ले लेंगे, उसके लिए उनको डेटा चाहिए। वो डेटा कहां से मिलता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। अकाउंटिंग प्रोसेस से जो डेटा निकल के आता है, जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है टू मेक देयर डिसीजंस, ठीक है। तो लास्ट दो छोटी छोटी टॉपिक्स और कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट छोटे छोटे टॉपिक्स और बस करने हैं, इतने बड़े नहीं है। तो एक खत्म हो गया। तो पहले बताओ, इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, इतना दिक्कत है, ठीक है। मतलब ये जनरली यूजर्स होते हैं, तो कोई भी यूजर हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इन यूजर्स का क्या इंटरेस्ट है, इनके लिए क्यों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट छोटे छोटे दो टॉपिक्स बस करने हैं हमको और। लिखो पहले बुक कीपिंग, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, इसका मीनिंग लिखो। इट इज कंसर्न्ड विद recording and classifying financial data. It is concerned with recording and classifying financial data. तो जब भी आपको बुक कीपिंग शब्द सुनाई दे तो उसके साथ कौन से दो शब्द आपके दिमाग में आने चाहिए? रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। तो बुक कीपिंग का बस इतना सा रोल होता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, उसको क्लासिफाई करो, खत्म। उनको कोई नहीं करना है, एनालिसिस करना है, प्रॉफिट क्या आया, ये क्या आया, वो क्या आया, कुछ भी मतलब नहीं। यूजर्स को देना है, क्या देना है, कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ इतना छोटा सा मतलब है कि हमें ट्रांजैक्शन मिली, उसको रिकॉर्ड करो, उसको क्लासिफाई करो, काम खत्म। उसके आगे रोल किसका है? उसके आगे रोल अकाउंटेंट का है, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। लेकिन बुक कीपिंग बड़ा एक बेसिक प्राइमरी कह सकते हैं, प्राइमरी फंक्शन है जिसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तक बात होती है, उसके आगे बात नहीं होती। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लिखो, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन systematic record of books of accounts. Books of accounts. Its objective is to maintain systematic record of books of accounts. ये थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि मेन फंक्शन या मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बुक कीपिंग का, ठीक है।
तो क्योंकि बुक कीपिंग में हमने क्या बोला, ये रिकॉर्डिंग करते हैं, ये क्लासिफाई करते हैं, तो बुक कीपर्स का जिम्मा हो जाता है, इंपॉर्टेंट एक रोल हो जाता है टू इंश्योर कि सारे रिकॉर्ड जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मेंटेन हो रहे हैं वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हो, सिस्टमैटिकली हो रहे हो, बिकॉज ये कर ही यही रहे हैं, ये फंक्शन ही यही कर रहे हैं। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव बस क्या है, बोलो फटाफट से, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। बस लास्ट इसके बाद लिख लो, लास्ट लिख लो इसके बाद एक और टर्म आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, एक और टर्म आता है अकाउंटेंसी। तो लिखो इसमें, इसका मतलब क्या है, इट इज द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी, knowledge and practice of accounting and practice of accounting. It is the entire body of theory, knowledge and practice of accounting. तो सिंपल है, जब अकाउंटिंग को हम स्टडी करते हैं, जैसे हम और आप अभी क्या कर रहे हैं, क्या अभी आप एक्चुअली में किसी की अकाउंटिंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप अकाउंटिंग की स्टडी कर रहे हो, पूरे सब्जेक्ट में अकाउंटिंग की स्टडी करोगे, सीएमए इंटर लेवल में भी अकाउंटिंग की स्टडी करोगे, फाइनल में भी स्टडी करोगे। तो ये जो सारी चीजें आप स्टडी करते हो, जिसमें आप थ्योरी भी पढ़ते हो, जैसे आज हम सब थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप तरह तरह की नॉलेज गेन करते हो, इस पूरी थ्योरी नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। तो ये अकाउंटेंसी हमको एक्चुअली अकाउंटिंग समझने में मदद करता है। तो इसलिए कई किताबों में क्या लिखा होता है कि किताब की हेडिंग क्या लिखी होगी, किताब का नाम क्या लिखा होगा, अकाउंटेंसी, ठीक है। इसलिए कई बार बोलचाल में हम इसको अकाउंटेंसी भी बोलते हैं, अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, ये सब। बट अकाउंटेंसी क्या है, ये नॉलेज, एक बड़ा सागर है, एक बड़ा सागर है जिसमें सारे अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जिसको हम एक एक करके निकाल निकाल के समझते हैं। समझ आ गई बात। बस एक स्टार पॉइंट लिख लो, ऑलमोस्ट डन हो गया सब कुछ। स्टार पॉइंट एक लास्ट लिख लो, बुक कीपिंग इज अ सबसेट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज अ सबसेट ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा स्टार पॉइंट लिख लो, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इस तरह से। तो ये आपके पता होना चाहिए कि भाई बुक कीपिंग को एक सबसेट होता है अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। और एक अगर डायग्राम में बनाना चाहूं, इसी बात को अगर मैं डायग्रामेटिकली बोलना चाहूं, तो देखो कैसे मैं इस पर डायग्राम बना सकता हूं। तो पहले मुझे बनाने देना एक ये गोला, फिर इससे बड़ा गोला, फिर इससे भी बड़ा गोला। सबसे छोटे गोले में कौन है, बुक कीपिंग। उससे बड़े गोले में क्या हुआ, अकाउंटिंग। और पूरा सागर क्या हुआ, अकाउंटेंसी। तो यही बात डायग्रामेटिकली हो गई कि भाई बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक सबसेट है, मतलब एक छोटा सा पार्ट है, और अकाउंटिंग भी एक अकाउंटेंसी का पार्ट है। तो सबसे बड़ा सागर अकाउंटेंसी है, जिसके अंदर अकाउंटिंग भी है, बुक कीपिंग भी है। ठीक है, ठीक है जी। तो डन करें भैया। आज कोई डाउट है अभी तक किसी बात पे? हाँ बना लो, डब्बे भी बना सकते हो, मतलब ये बस बनाने का मतलब ये है कि ये बात हमें समझ आ जाए।
तो कोई डाउट अभी तक? तो ऑनलाइन वाले धुरंधरों, कोई डाउट? आज की क्लास में सब समझ आ गई? आज की बात है हाँ बोलो। नहीं, ट्रांजैक्शन तो देखो सब कुछ हुआ, थप्पड़ पड़ा था तो वो भी ट्रांजैक्शन ही, लेकिन हमें किससे मतलब है? सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से। अकाउंटिंग में जब आप करोगे, आप पढ़ क्या रहे हो? अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो आपको उसमें किससे मतलब है? सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से। ठीक है, चलो जी, ओके हो गया। तो बच्चों जी, हम मिलेंगे अब कब? नहीं, ट्यूसडे नहीं मिलेंगे, हम मिलेंगे सैटरडे। ठीक है, अगले सैटरडे मिलेंगे। रीजन मीन मुझे कुछ अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है आउट ऑफ स्टेशन, तो ट्यूसडे थर्सडे नहीं होगी क्लास मेरी, हम मिलेंगे सैटरडे। ठीक है, बाकी आपकी जो लॉ की क्लास है आज, शायद सर भी कंफर्म कर देंगे उनका क्या शेड्यूल रहेगा। बस इसी हफ्ते में मेरे को बिकॉज जाना पड़ रहा है, तो वील मीट ऑन सैटरडे। ठीक है जी, तो ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी नोट कर लो भाई, हम नेक्स्ट मिलेंगे सैटरडे को। तब तक आज का जो भी पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है जी, चलो जी, बाय बाय। बाय बाय सभी बच्चों को।